हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, 2 साल का बीएड कोर्स करने वाले भी सहायक शिक्षक नियुक्ति के पात्र। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को जेएसएसयू को यह निर्देश दिया कि सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 की नियुक्ति प्रक्रिया में वैसे अभ्यर्थी का भी दस्तावेज सत्यापन किया जाए जिन्होंने 2 वर्षीय बीएड कोर्स किया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह आदेश दिया है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अभ्यर्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र माने जाएंगे। यह फैसला उन अभ्यर्थी के पक्ष में आया जिन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सिर्फ इसलिए अपात्र घोषित कर दिया था क्योंकि उन्होंने 2 साल का बीएड किया था, जबकि विज्ञापन में केवल 1 वर्षीय बीएड का जिक्र था। सावधान, झारखंड के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट। 15 और 16 जुलाई को 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार को भारी से अत्यंत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। 15 और 16 जुलाई को 7 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और देवघर में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा और हजारीबाग जिले में 15 जुलाई मंगलवार को भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के 5 जिले में 16 जुलाई को कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसमें पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिला में शामिल है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची के खेलगांव में सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से तैयारी जोरों पर, डीसी ने दिया निर्देश। झारखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका आने वाला है। रांची के खेलगांव में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन संभावित है। इसको लेकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को समारोह सभागार में एक अहम बैठक हुई। बैठक में मौजूद डायरेक्टर रिक्रूटिंग कर्नल विकास भोला ने कहा कि रांची जिला से ज़्यादा युवाओं को सेना में भर्ती कराना उनका मकसद है। इसके लिए भर्ती स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं, मेडिकल टीम, ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा और रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन की ओर से सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे कर दिए जाएंगे। डीसी मंजुनाथ भजयंत्री ने युवाओं से साफ कहा कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होती है। इसमें किसी दलाल की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई झांसे में ना आए। जो योग्य होगा उसी की भर्ती होगी। अगर कोई व्यक्ति पैसे या झूठे वादे करता है तो उससे दूर रहे और उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दे। जो भी युवा रैली में शामिल होना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन जाति, निवास और चरित्र प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। बिना सही दस्तावेज के भर्ती रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी को अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लाना अनिवार्य है। रैली का प्रवेश पत्र भीगने से बचाकर रखें। झारखंड के सभी सरकारी दफ्तर होंगे हाईटेक। ई ऑफिस सिस्टम के हैं कई फायदे। 4 विभागों में व्यवस्था बहाल। झारखंड सरकार अपने दफ्तरों को हाईटेक करने की कवायद में जुट गई है। सारे दफ्तरों को ई ऑफिस सिस्टम से लैस किया जाएगा। सारा काम डिजिटल मोड पर होगा। एक बटन दबाते ही सारा डाटा सामने आ जाएगा। सरकार के आईटी डिपार्टमेंट में इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य सरकार के विभागों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को ई ऑफिस सिस्टम को 100% त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए डेडलाइन तय कर दिया गया है। जनवरी 2026 से पहले इस व्यवस्था को बहाल करने को कहा गया है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसे लागू करने का तरीका बताने वाले रेलटेल, एनआईसी और जेपीआईटी के तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देश दिया कि वे
टाइमलाइन बनाकर इसे क्रियान्वित करे। तकनीकी व्यवस्था सुगम हो ताकि अनावश्यक देरी नहीं हो। कार्यालय के बाहर दूसरी जगह से भी ई ऑफिस के जरिए कार्य करने की सहूलियत हो। मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी फाइलें काफ़ी संवेदनशील होती है, इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि फाइलें साइबर फ्रॉड की शिकार नहीं बने। उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए सबसे पहले सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उनका PDF फाइल अपलोड करना होगा। ऐसा ना हो कि फिजिकल फाइल पढ़कर डिजिटल निर्णय लेने की नौबत आए। राज्य सरकार के 4 विभागों में ई ऑफिस सिस्टम शुरू हो गया है। इनमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा, वित्त विभाग, IT एवं ई गवर्नेंस विभाग के अलावा उच्च शिक्षा विभाग शामिल है। इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरे विभाग भी इस व्यवस्था को लागू करने में आगे आ रहे। इन विभागों के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा। कई विभाग ने अपने अधिकारियों के ई ऑफिस सिस्टम पर ईमेल बना दिया है। मुख्य सचिव ने बाकी बचे विभाग को भी ई ऑफिस सिस्टम पर आने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। एक्शन में रांची नगर निगम। डोरांडा में स्कूलों के पास से मीट, मछली और तंबाकू की दुकानों को हटाया गया। रांची नगर निगम ने बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अवैध दुकानों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाया। सोमवार को डोरांडा इलाके में स्थित SG मोड़, साउथ ऑफिस पाड़ा, नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, डोरांडा कॉलेज और सेंट जेवियर स्कूल के आसपास विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अवैध रूप से संचालित दुकानों और अतिक्रमण जैसे मीट, मछली और तंबाकू को खासकर हटाया गया। नगर निगम की टीम ने यहां दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे स्कूलों के पास इस तरह की अवैध गतिविधियों से बचे। इसके अलावा नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम ने शहर के स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में मीट, मछली और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अभियान का मकसद बच्चों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। नगर निगम ने इस मुहिम को शहर के अन्य हिस्सों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेलर की चपेट में आई बाइक, 2 की मौत, 1 बच्चे की बची जान। गिरिडीह में भारी मालवाहक वाहन की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। दोनों मृतक बाइक पर सवार थे। मृतकों में एक बालक भी शामिल है। घटना गिरिडीह टुंडी पथ पर मुसफिल थाना इलाके के चतरों की है। घटना सोमवार की शाम की है। घटना के बाद मालवाहक को लेकर चालक धनबाद की तरफ फरार हो गया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने पथ को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को मालवाहक वाहन मोहनपुर से टुंडी की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक सवार भी टुंडी की तरफ जा रहे थे। इसी बीच चतरों के पास मालवाहक ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक चला रहे युवक और पीछे बैठे 2 बच्चों में से एक की मौत मौके पर हो गई, जबकि पीछे बैठा एक बच्चा बच गया। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़े, लेकिन ट्रेलर को लेकर चालक भागने में सफल रहा। लोगों ने इसकी सूचना मुसफिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को दी। सूचना मिलते ही तुरंत ही महतो डी पिकेट से पुलिस बल को भेजा गया। दूसरी तरफ धनबाद की तरफ भाग रहे वाहन की खोज भी शुरू कर दी गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मुसफिल थाना इलाके के भोरंग डीहा से मृतका के परिजन पहुंचे। राजभवन के समक्ष केंद्रीय शरण समिति का धरना। पेशा लागू करने की मांग को लेकर गुमला से पहुंचे आदिवासी। झारखंड में पेशा कानून को जल्द लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व केंद्रीय शरण समिति ने किया, जिसमें भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। यह प्रदर्शन गुमला जिले के लेटा टोली में स्थित बाबा कार्तिक उरांव की समाधि से 11 जुलाई को शुरू हुई एक पदयात्रा का अंतिम पड़ाव था। 3 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन पहुंचे ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके और पेशा कानून को राज्य में तत्काल लागू करने की मांग रख सके। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पेशा कानून आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिलाने का औजार है। यह कानून 1996 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, लेकिन झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में अब तक इसे लागू नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने कहा कि जब तक यह कानून नहीं आता, आदिवासियों को उनका वास्तविक हक नहीं मिल सकता। जमीन छीने जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर संकट मंडरा रहा। केंद्रीय शरण समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि देश के 8 राज्यों में यह कानून लागू है और वहां ग्राम सभाएं मजबूत है, पर झारखंड में इसे लेकर उदासीनता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ गैर आदिवासी पुरुष आदिवासी लड़कियों से विवाह कर आरक्षण और राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। पैसा लागू होने से न केवल ऐसी प्रथाओं पर रोक लगेगी बल्कि धार्मिक स्थलों और आदिवासी सामाजिक संरचना की भी रक्षा हो सकेगी। महिला सुरक्षा को लेकर सख्त हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता, ईमेल पर सीधे शिकायत की सुविधा। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही। डायल 112, डायल 100 पर किसी भी तरह की शिकायत की जा सकती है। वहीं सभी जिले के एसपी को भी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है, लेकिन अब उन्होंने अपने ईमेल आईडी पर भी शिकायत किए जाने की जानकारी दी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि बच्चियां महिलाएं उन्हें सीधे तौर पर शिकायत कर सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके ईमेल आईडी dgp@jhpolice.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पंचायत का सेवक या पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, अगर वह किसी बच्ची के साथ बदतमीजी करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी महिलाएं इसकी आड़ में अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी भी निकालती है, इसलिए महिला और बच्चियों की शिकायत सही हो इतना जानना जरूरी है। इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। पुलिस एक बार संतुष्ट हो जाए कि शिकायत सही है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 90% मामले सही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मामले में आपसी दुश्मनी को निकालने के लिए गलत तरीके से शिकायत की जाती है या नहीं होना चाहिए। डीजीपी ने जमशेदपुर के एक मामले का जिक्र करते हुए उदाहरण भी दिया है। उन्होंने बताया कि 2 गोतिया की लड़ाई को गलत तरीके से पेश किया गया। व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालने के लिए एक पक्ष के द्वारा दूसरे पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने तारलोक सिंह चौहान। त्रिपुरा भेजे गए जस्टिस MS रामचंद्र राव। झारखंड समेत कई राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तबादला हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तारलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के जज विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने एक्स हैंडल से ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की है। उन्होंने लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग अलग राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के ट्रांसफर कर अपनी सहमति दी। रांची रेलवे स्टेशन से 13 वर्षीय बालक का रेस्क्यू। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ की कार्रवाई। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन से एक 13 वर्षीय बालक को संदिग्ध हालत में भटकते हुए पाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया। यह कार्रवाई रेलवे द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्टेशन परिसर में लावारिस या भटके हुए बच्चों को बचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह जानकारी आरपीएफ रांची ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। रांची डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के दौरान रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नज़र एक नाबालिग पर पड़ी। बालक काफ़ी घबराया हुआ था और अकेला नजर आ रहा था। जवानों ने तुरंत बच्चे को रोका और उससे पूछताछ की। पूछताछ में बालक ने बताया कि वह बिहार राज्य के जिला रोहतास का रहने वाला है। उसने बताया कि वह बिना बताए घर से भागकर रांची आ गया और अब घर लौटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बालक की स्थिति को देखकर आरपीएफ की टीम उसे रांची आरपीएफ पोस्ट लेकर गई, जहां उनकी काउंसलिंग कराई गई और सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद आरपीएफ ने बालक को चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया ताकि उसकी देखभाल की जा सके और आगे की उचित कार्रवाई हो सके। आरपीएफ के इस त्वरित और संवेदनशील पहल से एक मासूम को समय रहते सुरक्षित बचाया जा सका। रांची में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा, लोग पहुंच रहे अस्पताल। बारिश शुरू होते ही राजधानी रांची में डेंगू और मलेरिया की परेशानी बढ़ गई है। मच्छरों की भरमार और जगह जगह फैली गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रांची नगर निगम ने कहा कि हर वार्ड में फॉगिंग हो रही, लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही। सदर अस्पताल के डॉक्टर बिमलेश सिंह ने बताया कि बीते एक हफ्ते से
50 से ज़्यादा डेंगू और मलेरिया के मरीज सामने आ चुके हैं। हर दिन 6 से 8 नए केस मिल रहे। डोरांडा, कोकर, हिंदपीढ़ी, कांटा टोली और पिस्का मोड़ जैसे इलाके सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावित है। हर दिन बहुत से लोग डेंगू की जांच करवाने अस्पताल पहुंच रहे। बारिश के बाद कई इलाके में पानी भर गया और नालियां गंदगी से पट गई है। नगर निगम की सफाई अधूरी है। ऊपर से जो कचरा निकाला गया था वो फिर से बहकर नालियों में जा घुसा। पलामू में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी 4th ग्रेड की बहाली। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दी जानकारी। पलामू जिले में 4th ग्रेड बहाली के लिए अब लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह जानकारी झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की तरफ से दी गई है। दरअसल पलामू में 585 4th ग्रेड पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में बहाली के लिए मैट्रिक के अंक को मेरिट बताया गया था। मैट्रिक के अंक के मेरिट को लेकर पलामू में आंदोलन हो रहा था और अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे थे। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की तरफ से बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलामू में 4th ग्रेड बहाली की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। साथ ही पलामू डीसी को 6 महीने में दोबारा विज्ञापन जारी कर बहाली की प्रक्रिया पूरा करने को कहा गया था। जिला प्रशासन के द्वारा विज्ञापन जारी कर अंक के आधार पर नियुक्ति करने की बात कही गई थी। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्री की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा गया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 4th ग्रेड पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। विज्ञप्ति में बताया गया कि 11 जुलाई 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में दोबारा मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू जिले के 4th ग्रेड पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई। उत्पाद आयुक्त ने कहा, उपायुक्त शराब दुकानों की संख्या व स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट भेजे। राज्य सरकार ने उपायुक्तों को शराब की दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक उत्पाद विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। दुकानों की संख्या और स्थान से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार द्वारा नीलामी शुरू करने की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसका उद्देश्य 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू करना है। राज्य के उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर मिनिमम गारंटी रेवेन्यू MGR के आलोक में दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि दुकानों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम गारंटी रेवेन्यू के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के इस निर्देश के आलोक में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ या कम हो सकती है। राज्य में उत्पाद नीति 2022 के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 1453 दुकानें खोली गई थी। सरकार ने 1 सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक के लिए उत्पाद नीति 2025 से मिनिमम गारंटी रेवेन्यू के रूप में 2402 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान किया है। जिले के उपायुक्तों को सहायक उत्पाद आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक के सहयोग से दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित करना है। उत्पाद नीति में निहित प्रावधानों के आलोक में 100% दुकानों की बंदोबस्ती की जिम्मेदारी भी संबंधित जिले के उपायुक्त, सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक की होगी। दुकानों की बंदोबस्ती नीलामी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। पहली सोमवारी पर रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़े भक्त, हर हर महादेव से गूंजा शहर। सावन की पहली सोमवारी को राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक और पावन पहाड़ी मंदिर में आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सोमवार के तड़के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर की ओर उमड़ पड़ी। श्रद्धालु रात 1 बजे से ही स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए पहाड़ी बाबा के दर्शन को निकले। वहीं कई स्थानीय श्रद्धालु भी पहाड़ी मंदिर पहुंच बाबा भोले पर जल अर्पित किया। सुबह 3 बजे से ही मंदिर का पट खोला गया और 4 बजे से विधिवत रूप से जलाभिषेक का क्रम शुरू किया गया। चारों ओर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंज रहे थे। श्रद्धालु ने पारंपरिक गीतों के साथ बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया और परिवार की सुख शांति की कामना की। पहाड़ी मंदिर पर इस बार सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ के सुगम संचालन के लिए चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। सिविल डिफेंस, नगर निगम, रांची पुलिस और प्रशासन के कर्मी मुस्तैद दिखे। CCTV कैमरे और नियंत्रण कक्ष के माध्यम से पूरी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही।
धनबाद में जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने की कावाधात तेज, डीसी ने दिए निर्देश। धनबाद डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जल स्रोतों के संरक्षण, अतिक्रमण की रोकथाम व प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने सभी तालाबों, नदियों एवं अन्य जल स्रोतों की जानकारी संबंधित सीओ से ली। साथ ही अंचलावार तालाबों व आसपास की सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण की जानकारी भी प्राप्त की। झरिया सीओ ने बताया कि बीसीसीएल के क्षेत्र में पहले से मौजूद तालाबों पर अतिक्रमण हो चुका है। इस संबंध में बीसीसीएल को नोटिस भी दिया गया है। वहीं राजा तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही। डीसी ने कहा कि तालाब चाहे सरकारी जमीन पर हो या रैयती जमीन पर, उसका अतिक्रमण करना गैर कानूनी है। अगर अतिक्रमण किया जाता है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों व सरकारी भूमि का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिस तालाब की गहराई कम हो गई है उसका गहरीकरण सुनिश्चित करें। साथ ही जिस तालाब के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है उसकी भी सूची बनाकर जिला को उपलब्ध कराएं। 4 माओवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। लेवी और धमकी मामले में पुलिस ने की थी छापेमारी। 25 जून को सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी से भाकपा माओवादी के कोयल संघ जोन कमेटी के सदस्य मनोज जी के नाम से 1 करोड़ रुपए लेवी की मांग की गई थी। कर्मचारी को 2 जुलाई तक यह राशि नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस पर कर्मचारी ने खलारी थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और माओवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा के आदेश पर पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल ने माओवादियों की गिरफ्तारी और कांड के उद्भेदन के लिए अभियान चलाए। इसी दौरान 3 जुलाई की मध्य रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि भाकपा माओवादी के 4 से 5 सक्रिय सदस्य बक्सी बंगला चट्टी नदी के पास एकत्रित हुए हैं और व्यवसायी ठेकेदारों तथा ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नदी के किनारे घेराबंदी की। माओवादी सदस्यों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सशस्त्र बल की मदद से गिरफ्तार कर लिया। रांची रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी का अंबार, स्वच्छता के दावों की खुली पोल। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर सफाई को लेकर युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं। रेल मंत्रालय की ओर से सभी रेल मंडलों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि स्टेशन परिसर, चाहे वह अंदर हो या बाहर, हर जगह में साफ सुथरा रहे। लेकिन इन दावों की असलियत क्या है, इसका एक उदाहरण रांची रेलवे स्टेशन पर साफ देखा जा सकता है। राजधानी रांची का यह रेलवे स्टेशन, जिसे झारखंड का आईना माना जाता है, उसकी स्थिति इन दिनों चिंताजनक है। स्टेशनों के बाहर और विशेषकर सबसे बड़े फुट ओवर ब्रिज के नीचे गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, खाने पीने की बची चीज़ें, यहाँ तक कि इस्तेमाल किए गए कपड़े और अन्य अपशिष्ट खुले में बिखरे पड़े हैं। हैरान की बात यह है कि इस गंदगी के ठीक बगल में यात्री आराम करते देखे गए। बच्चों को इसी गंदगी के पास बैठाकर नाश्ता कराते हुए देखा गया। यह नज़ारा न सिर्फ यात्री के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की तस्वीर पर भी सवाल खड़ा करता है। हजारीबाग में नशे के खिलाफ सख्ती को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने की एसपी से मुलाकात। हजारीबाग शहर में बीते कुछ समय से नशे और ड्रग्स के बढ़ते मामले को लेकर चिंता जताते हुए हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने युवाओं में फैल रहे नशे की प्रवृत्ति और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि पिछले 1 महीने से हजारीबाग में अफीम, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी और खपत तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ रहा है, जिससे स्नैचिंग, चोरी और अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही। उन्होंने एसपी से अनुरोध किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। उन्होंने बातचीत में कहा, हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जो युवक समाज में गलत दिशा में जा रहे हैं उन पर निगरानी रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। समाज में नशे के खिलाफ एकजुटता जरूरी है,
तभी हम अपने युवाओं का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स छोड़ो जिंदगी जोड़ो अभियान की भी सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू करने की जरूरत है। नवजात को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद महिला हुई थी फरार। अब बच्चे पर दावा कर रहा गढ़वा का दंपति। CWC ने शुरू की जांच। पलामू में एक नवजात शिशु को शाहपुर के निजी नर्सिंग होम में 1 महीने पहले भर्ती कराया गया था। भर्ती करने वाली महिला ने खुद को सहिया बताया था। डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में बच्चे के इलाज की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान महिला घर से पैसे लाने की बात कहकर अस्पताल से फरार हो गई। घटना के ठीक 1 महीने बाद गढ़वा के एक दंपति ने नवजात बच्चे पर अपना दावा किया है। दंपति का कहना है कि बच्चा उनकी संतान है। अब पूरा मामला पलामू के बाल कल्याण समिति तक पहुंच गया है। बाल कल्याण समिति ने दंपति एवं बच्चे के DNA सैंपल की जांच के लिए भेज दिया है। DNA जांच के बाद दंपति के दावों की पुष्टि होगी। खरसावां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी के 62 मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले की आमदा OP पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने चोरी के 62 मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया है। इस मामले में आमदा के मोदी मोहल्ला निवासी हिमांशु मोदी उर्फ रचित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार रवैया ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रविवार रात आमदा OP और खरसावां थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी आमदा गांव स्थित आरोपी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान विभिन्न कंपनियों के 62 मोबाइल फोन और एक टैबलेट जब्त किया गया। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये मोबाइल फोन आरोपी के पास कहां से है और क्या वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है। SDPO समीर रवैया ने बताया कि फिलहाल आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही। इसमें शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दी गई। साहेबगंज में कुएं से मिला युवक का शव। इलाके में सनसनी। साहेबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र से सोमवार की सुबह महादेवगंज श्री राम चौकी तुरी टोला में एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कुछ ग्रामीण टहलने के लिए निकले हुए थे, तभी देखा कि कुएं में एक शव तैर रहा। इसकी सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीण की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कुएं से निकलवाया। शव की पहचान गांव के ही रोशन तुरी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रेडियोलॉजी हब के रूप में विकसित होगा रांची का सदर अस्पताल। दूर दराज के मरीजों की जांच में होगी सहूलियत। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में रेडियोलॉजिस्टिक की घोर कमी को देखते हुए एक नया प्रयोग करने की योजना बनाई है। अभी तक इस तरह के प्रयोग बड़े और निजी रेडियोलॉजी पैथोलॉजिकल एजेंसियां करती रही है। योजना के अनुसार रांची सदर अस्पताल में एक अत्याधुनिक रेडियोलॉजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य भर के सभी सदर अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल रूप से रांची के सदर अस्पताल में बने रेडियोलॉजी हब से जोड़ा जाएगा। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि यह सरकार का स्वागतम योग्य निर्णय है। इसका उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल, सटीक और डिजिटल रेडियोलॉजिकल जांच की सुविधा उपलब्ध कराना और उसका गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देना। रांची सदर अस्पताल के अल्ट्रासोनोग्राफी हेड डॉक्टर एस प्रसाद कहते हैं कि झारखंड में रेडियोलॉजिस्टिक की घोर कमी है। ऐसे में दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को जांच और फिर गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट के लिए काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल में रेडियोलॉजी हब बनाने के फैसले से सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप होगा। स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान को लेकर बड़ी पहल। 4 लाख विद्यार्थी की होगी स्क्रीनिंग। हजारीबाग जिले के सरकारी एवं निजी सभी 2230 स्कूलों में अद्यतनरत कक्षा 1 से 12वीं के 4 लाख से अधिक विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की ओर से प्रशस्त ऐप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर दिव्यांग बच्चों का सरल एवं सही तरीके से पहचान करना। पहचान के बाद दिव्यांग बच्चों को चिकित्सीय सुविधा मिलेगी।
दिव्यांग बच्चों की पहचान हो जाने से बच्चों को कई तरह की सुविधाएं समय पर और सही तरीके से मिल सकेगी। सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ भी बच्चे समय पर उठा सकेंगे। अभी दिव्यांग बच्चों को सरकारी लाभ लेने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश स्तर पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर बच्चों की दिव्यांगता के सरल एवं सही तरीके से पहचान करने को लेकर NCERT ने पहल शुरू की है। शिक्षक अपने अपने स्कूलों में अद्यतन बच्चों का स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।